ब्रिक्स के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफ़ी उनको सख्त तनकीद की है। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये की कि ये जो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं वो ब्रिक्स वाले, और काफ़ी उनको सरकास्टिकली एड्रेस करके कहा कि अब ये करके दिखाएं ये बातें। वो कहाँ गए जो ब्रिक्स की करेंसी ला रहे थे, और कहाँ गए लोग जो ब्रिक्स की बातें कर रहे थे, अब उन्हें बुलाएं तो वो छुपते फिरते हैं। इस किस्म की उन्होंने तकरीर की है। डी डॉलराइजेशन क्या है, ब्रिक्स का क्या रोल है, और मुमकिन तौर पे आगे जाके क्या हो सकता है, दूसरी करेंसीज में ट्रेड का क्या मतलब है, ट्रंप साहब के लिए ये क्यों या अमेरिका के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि दुनिया की ट्रेड डॉलर में हो। जरा डेटा देखते हैं, 2022 और 2025 का मुकाबला करते हैं, 3 साल का आपके सामने रखते हैं। ये डेटा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टर्नओवर अप्रैल 2022। यूएस डॉलर 2022 में दुनिया की 88.5% ट्रेड यूएस डॉलर में होती थी। यूरो में 30.5%, जापानीज येन 16.7%, ब्रिटिश पाउंड 12.9%। ये ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम अमंग मेजर करेंसीज, ये आपके सामने है। फिर उसके साथ नंबर 5 पे चाइनीज है करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, स्विस फ्रैंक है, हांगकांग डॉलर है और सिंगापुर डॉलर है। ये तब्दीली आई 2025 की जनवरी में अकॉर्डिंग टू स्विफ्ट डेटा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल पेमेंट्स बाय करेंसी इज एज फॉलोज। यूएस डॉलर 50.17%, ये पहले था 88.5%। 3 साल में ये तकरीबन 30% कम हो गया। यूरो 21.98, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग 6.91, इसमें भी बहुत सिग्निफिकेंट तब्दीली आई है। पहले ये 12.9% था, अब ये 6.91 रह गया। चाइनीज करेंसी 3.79, जापानीज येन 3.70, कैनेडियन डॉलर 2.63, हांगकांग डॉलर 1.58, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, स्विस फ्रैंक सबसे नीचे चला गया। डी डॉलराइजेशन, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और पेट्रो डॉलर। सवाल यह है कि जिस बात का खतरा है अमेरिका को, यूएस डॉलर अगर अपनी वैल्यू लूज करता है वर्ल्ड ट्रेड में, यानी दूसरी करेंसीज में ट्रेड होना शुरू हो जाती है, कोई नई करेंसी इजाद कर ली जाती है, जैसे ब्रिक्स बात कर रहा है, उससे वर्ल्ड ट्रेड को क्या फर्क पड़ेगा? यूएस को तो नुकसान होगा ही होगा। और ये जो डॉलर छापे जाते हैं उनके पीछे गोल्ड होता है, नहीं होता है? किस बुनियाद पे डॉलर्स प्रिंट किए जाते हैं? जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, वो किस तरह से, वो क्या मैकेनिज्म है, वो क्या पीछे उसकी सलाहियत है जिसकी बुनियाद पे डॉलर छापता है? ये बातें होंगी आज। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर आयमा मेहदी हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आदिल नाखुदा साहब। डॉक्टर आदिल नाखुदा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर हसनैन साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। कल आपकी ही बात से ये हमने पॉइंट लिया था और कहा था कि आगे चल के हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। ज़रा ये करेंसीज के बारे में हमें समझाइए कि ये क्या सूरत हाल है। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले सर, करेंसीज के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इसको समझ लें कि इस वक्त ताकतवर तरीन करेंसी जो है वो डॉलर है। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो उसकी बुनियाद पर क्या है, तो अगर मैं कन्वेंशनल इकोनॉमी की जुबान में बात करूं तो उसकी बुनियाद पर सिर्फ सोना का होना चाहिए, यानी गोल्ड रिजर्व की बुनियाद के ऊपर जो है वो डॉलर डिटरमिनेट होना चाहिए था। लेकिन अब ये असूल तब्दील हो चुका। अच्छा, ये असूल तब्दील होने के से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि इसका एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी है। जो यूएस डॉलर रिप्लेस हुआ था ब्रिटिश पाउंड, जब वो डोमिनेट करता था करेंसी, यानी वर्ल्ड वॉर 2। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज जो है वो वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 इनके दरमियान में घूमती है, और इसके बाद का जो एक नया शिफ्ट आएगा उसमें भी एक वर्ल्ड वॉर होगी ऑफ कोर्स।
यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं तीसरी करेंसी का जिक्र करता हूँ तो वो ऐसे नहीं आएगी जब तक वो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होती। वर्ल्ड वॉर 3 के ही बाद कोई करेंसी जो है वो उभरेगी, और वो उभरने की उसकी वजूहात होती हैं। यानी जैसे मैंने कहा कि पहले ताज बरतानिया का राज था और उस राज के बुनियाद के ऊपर भी सोना था, सोने की बुनियाद के ऊपर जो है वो पाउंड स्टर्लिंग बहुत मजबूत हुआ। अब उसके बाद जो है वो बुनियाद बनी अमेरिका। अमेरिका जब ताकत में आया तो गोल्ड रिजर्व्स पर हुआ, गोल्ड रिजर्व्स की बुनियाद पर डॉलर बने। लेकिन आज की दुनिया जो है वो बड़ी तब्दील दुनिया है। उस तब्दील दुनिया के अंदर सारा का सारा इन्हसार जो है वो हेजमोनिज्म पर है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये कौन सी बात मैं बता रहा हूँ। मसलन हेजमोनिज्म के कितने तरीकाकार हैं, यानी आपकी ताकत होना, आपकी नेटो की फोर्स होना, आपकी पॉलिसीज का होना, आपके WTO के टैरिफ के ऊपर पॉलिसीज बनाना, आपके पूरे निज़ाम का जो है वो यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का बनाना, और उसमें आपकी कुव्वत का इजहार होना। अच्छा, अब अगर आप मुझसे पूछें तो टोटल यानी अमेरिका के पास कितना सोना है जिसकी बुनियाद के ऊपर इसके पास जितने रिजर्व हैं और डॉलर ताकतवर हो रहा है, तो वो नहीं है। अच्छा, अगर ज्यादा सोने की बुनियाद बनानी होती तो वो तो रशिया के पास ज्यादा है। और अगर हम ये करें कि ब्रिक्स ममालिक मिलकर अगर कोई सोना बताएं तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अपनी कोई करेंसी इंट्रोड्यूस करना चाहें तो वो ज्यादा ताकतवर हो सकती है। लेकिन ये जो है वो डेफिनेशन तब्दील हो चुकी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज हेजमोनिज्म, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इनवर्ड इकोनॉमी पर बात करूंगा, वो इनवर्ड इकोनॉमी नहीं है। इनवर्ड इकोनॉमी इस वजह से नहीं है, वो आज भी जो कुछ लोग समझते थे कि वो CIA या पेंटागन या स्टेट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट से हटकर खेल रहा है, ऐसा नहीं है। उसी स्टेट डिपार्टमेंट और CIA ने ही उसको ये लफ्ज कहने पे मजबूर कर दिया कि जिस तरह उसने कहा कि ब्रिक्स ममालिक खबरदार हो जाएं, ब्रिक्स ममालिक खबरदार हो जाएं, अगर उन्होंने अमेरिकी डॉलर की जगह कोई मुतबादिल यानी अल्टरनेट करेंसी मुतारिफ कराने की कोशिश की तो इनकी बरामदात पर 100% तक तिजारती महसूलात यानी टैरिफ आयद किया जाएगा। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अगर कोई मुल्क अमेरिकी डॉलर को तिजारत में तब्दील करने की कोशिश करता है तो उसे 100% तिजारती टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका को अलविदा कहना पड़ेगा। इसका मतलब है साफ साफ ऐलान हो गया कि अमेरिका जो है वो यूनिपोलर ताकत से अभी तक अपना मरकज हटा नहीं रहा और लोग अभी हटने नहीं दे रहे। इसमें सबसे घटिया तरीन रोल, सस्ता तरीन रोल, यानी बुज़दिल तरीन रोल, एक थर्ड क्लास तरीन रोल, यानी जो अपने आप को सुपर ताकत कहना चाहते थे, इंडिया, जिसने बड़ी तेजी से फौरी तौर पे जो है वो यू टर्न लिया और उन्होंने कहा, ये जो जयशंकर जिसको सुब्रमण्यम आप कहते हैं प्यार से, ये जो सुब्रमण्यम है, ये जो सुब्रमण्यम है, ये साहब ने कहा था कि हम अपनी करेंसी को इस खत्ते में मजबूत करेंगे और अगली दुनिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की होगी, डेफिनेट होगी। लेकिन इसके अंदर साउथ ईस्ट एशिया को, भारत को निकालना पड़ेगा क्योंकि ये मुनाफिक हैं, ये शुरू से ही मुनाफिक लोग हैं, हिपोक्रेटिक लोग हैं। उनकी वजह से उन्होंने कहा, यानी जो जयशंकर का बयान है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर से दूर होना नई दिल्ली की इक्तिसादी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग सर, जयशंकर का रिपोर्टेडली ये बयान है कि वो डॉलर से दूर होना दिल्ली की इक्तिसादी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। इसी बुनियाद पर ब्रिक्स को उसने मैसेज भेज दिया कि हम आपकी जो है नहीं, फिर ये ब्रिक्स करेंसी कैसे बनाएंगे? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग की सिचुएशन है। ब्रिक्स करेंसी बनेगी, लेकिन अभी वक्त सिचुएशन क्या हो गई, यानी उसका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर यानी इंडिया, जिसकी यानी पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत थी, जो कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर भी नहीं बनने देता था, यानी अब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्रिप्टो या करेंसी एक्सचेंज या डी डॉलराइजेशन या आप जो समझ दें कि यानी स्विफ्ट एक्सचेंज जो करेंसी एक्सचेंज का प्रोग्राम हो सकता था, यानी 5 R's कर लें, यानी रुबैल हो गया, रांड हो गया, रुपी हो गया, RMB हो गया। अब सबसे ज्यादा जो ट्रेड होती है वो RMB में होती है, और RMB के अंदर देखें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्रिक्स ममालिक आराम से खुफिया तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। वो एक बैंक भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी दुनिया का माहौल नहीं देख लेते थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करना था। सबसे पहले उसकी बुनियाद पे रशिया हो सकता था ना, सबसे ज्यादा सैंक्शन और प्रेशर तो रशिया पर है। इसी तरीके से भारत को इसमें मूव लेनी थी कि अगर वो
थोड़ा सा स्टैंड लेता तो ब्रिक्स की करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकती थी, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई ज्यादा प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। ये बताता चलूं कि बिटकॉइन के ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जो बिटकॉइंस हैं वो चाइना के पास है। इसके ऊपर हम बात बाद में करेंगे, लेकिन जो अभी के लिए मैंने आपको बताई कि टोटल हेजमोनिसिज्म, अब आप पूछेंगे ट्रांजैक्शनलिज्म स्ट्रक्चर के अंदर और बुनियाद के ऊपर, वो जो गोल्ड था, गोल्ड तो अब कोई बुनियाद नहीं रहा। इसका मतलब है कि प्रेशर, ताकत, खौफ, इसकी बुनियाद के ऊपर वो अमेरिका सिर्फ डॉलर छाप रहा है। अगर ममालिक टेंजिबल बुनियादों के ऊपर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो गए और ज्यादा से ज्यादा ब्रिक्स ममालिक की तरह इत्तेहाद बढ़ता गया, तब डॉलर कमजोर होना शुरू होगा। अदरवाइज डॉलर की कमजोरी फिल वास्ता। लेकिन अभी तो लग नहीं रहा जो हालात चल रहे हैं, अभी तो हालात नहीं। डॉक्टर अहमा, आप तो अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि ये ट्रम्प साहब की फरमाइशें बढ़ती चली जा रही हैं। उन्होंने क्या फरमाइश की है बरतानिया से? I don't think it's mainstream news now, तो अभी वो मैं नहीं आपके साथ शेयर कर सकती. Just coming back to the main topic. Basically after 1971 जो US का model है to print money, it's called the fiat model. It's where currency is not backed by gold. तो उन्होंने कहा कि because having the most amount of gold reserves जो है hinders the state bank or the central bank as they call in the US, it hinders the central bank to print money and control how to control the economy. और फिर जो US economy है because it's the engine for the global economy, तो ये सारा world economic system या global economy जो है hinder होती है। तो we take a system where we don't have enough gold, लेकिन हम पैसा डॉलर्स हम छापेंगे और हम इस बुनियाद पे छापेंगे इस अथॉरिटी पे कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करते हैं, हम बाकी मुल्कों को डेट देते हैं और हम जो है बाकी मुल्कों को कन्विंस करेंगे कि मतलब हमारी करेंसी इतनी स्ट्रांग है कि बाकी मुल्क इसको एज अ रिजर्व करेंसी यूज करेंगे। एंड रिजर्व करेंसी बेसिकली मींस द करेंसी ऑफ ट्रेड। अगर किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री से कोई खरीदना है तो वो इस करेंसी के ऊपर उसको ट्रस्ट है, ये डिप्रिशिएट नहीं करेगा, स्टेबल होगा। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनर्शिया पॉलिसी है, मतलब कि हम ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाएंगे। हमारी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है एंड बिकॉज वी हैव दिस डेमोक्रेसी तो हर कोई इसमें सेफली एंड सिक्योरली ट्रेड करेगा। 1971 फास्ट फॉरवर्ड 2025 हमने खुद देख लिया कि डेमोक्रेसी, दुनिया की डेमोक्रेसी किस तरह टूटी, यूएस की डेमोक्रेसी को क्या हो रहा है, हाउ इज द प्रीमियरशिप चेंजिंग। और अब बाकी ताकतें, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने इतने रिजर्व्स बना लिए, चाइना, रशिया के पास गोल्ड रिजर्व्स भी हैं, सब कुछ भी है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली इसका एक शिक जिसको आप कह लें, एक पॉइंट ये भी था कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बाकी मुल्कों से बहुत ज़्यादा है और हमारा जीडीपी बहुत ज़्यादा है, तो हमारी करेंसी जो है इट्स अ सोवरेन करेंसी एंड इट होल्ड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रस्ट। वेयरएज नाउ आप अगर देखें, चाइना को देखें, उसकी ग्रोथ देखें, इवन स्मॉलर एशियन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, लाइक मलेशिया, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें, पर कैपिटा इनकम देखें, जीएनपी देखें, दे डूइंग वास्टली बेटर। तो अब जब कि ब्रिक्स इकट्ठा हो गया है एंड यू लुक एट रशिया, यू लुक एट साउथ अफ्रीका, अब तो ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया को भी लाने का है, इजिप्ट इज ऑलरेडी अ पार्ट। तो जस्ट taking out India, बाकी they can merge together, they can make a currency and there's vast amount of trade in RMB जो कि चाइनीज करेंसी है। कैसे आएगा? उनकी तो करेंसी उन्होंने पैक की हुई है, उन्होंने पैक की हुई है, लेकिन but if this consortium comes together after a major event, I don't know if it's a war, whatever it is, whatever happens, if it happens, right? तो अभी मिस्टर ट्रम्प ने ये कहा है कि we have to, उनके एग्जैक्ट वर्ड ये थे कि we have to stop these hostile nations coming together. So hostile का मतलब ये कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि they are strong and they are angry and they want to come together and change, क्योंकि अगर ये चीजें हटेंगी तो डॉलर की ऑटोमेटिकली प्राइस, क्योंकि डॉलर का एक प्लेज है, जब 1971 में इन्होंने फिएट मॉडल अपनाया था, टेकिंग आउट द गोल्ड आउट ऑफ द सिस्टम, तो प्लेज था कि वी विल इंश्योर के वर्ल्ड रिजर्व करेंसी इज डॉलर। अब आप यू कांट इंश्योर इट, एक डंडा सिस्टम से तो आप इंश्योर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ तो IMF कह देगा कि यू हैव टू ट्रेड इन डॉलर्स बिकॉज आप हमसे भीख मांगते हैं, but what about the rest of the world? कौन सा डंडा चलेगा? So that is the thing, that is why they're threatening to impose 100% tariffs if you go beyond dollar. So yeah, that's the scenario.